अगर जो धर्म परिवर्तन कर चुका है वो धार्मिक जिम्मेदारी क्यों कैसे निभा पाए। और अगर वहाँ के ग्राम प्रधान ईसाई बन चुके हैं तो फिर वो ग्राम प्रधान को हटाकर जो सरना ग्राम प्रधान है उनको पदस्थापित किया जाए और फिर उस ग्राम सभा से अनुमति ली जाए। मेरा भलदम चट्टी गांव में एक धर्म परिवर्तन करके आया था और आस्ते आस्ते पूरे गांव ही परिवर्तन कर रहा है। तो समाज को, आदिवासी समाज को बहुत नुकसान है। हमारी जो परंपरा रीति रिवाज में माने कुठाराघात हो रहा है, लुप्त होते जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि कहीं कहीं गांव में अगर जब विरोध हो और बात नहीं माने तो हम लोग डीसी साहब के पास ही आएंगे, उनके संज्ञान में देंगे कि ग्राम सभा का ये निर्णय है, ग्राम सभा का ये प्रस्ताव है, लेकिन वहाँ के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। इन दिनों झारखंड में लगातार ये मामला बढ़ रहा है कि जिस तरह धर्मांतरण होने के कारण आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, उसी आंदोलन को लेकर लगातार स्टेट में कई स्थानों पर आंदोलन हो रहा है। और इसको लेकर निशा जी इन दिनों खास ही चर्चे में है। निशा जी इस बात को मानती हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो मूल परंपरा थी, मूल पहचान थी, वो मिटने जा रही है। और उनका स्पष्ट कहना है जब आदिवासियों को परंपरा और पहचान ही नहीं बचेगी तो आखिरकार आदिवासी रहकर क्या करेगा। तो आप देख सकते हैं गुमला समाहरणालय का दृश्य है और इनके नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं और सभी लोग अपने अस्तित्व के बचाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनसे सीधा जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस आंदोलन के पीछे मकसद क्या है। और अगर ये बार बार ये बात उठ रही है कि आदिवासी समुदाय में जो धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण होने से कैसे इनका धार्मिक जो परंपरा है वो मिटती जा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर सीधा हमसे जुड़ना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। निशा जी बताइए क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस सब चीज़ को लेकर। देखिए, ये पारंपरिक उलगुलान जो है सीधा इसी मुद्दे से जुड़ा है। पारंपरिक उलगुलान की शुरुआत खूंटी जिले में हुई थी और अब हम इसे गुमला जिले में जारी कर रहे हैं। जितने भी पारंपरिक पद हैं आदिवासी समाज के, ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के, पाहन के, उसी तरह से पढ़ा के जितने पारंपरिक पद हैं, उसमें देखा जा रहा है कि धर्मांतरित आदिवासी पदाधिकारी बन रहे हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि इन पदों की सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है। तो जब भी धर्मांतरित आदिवासी आ रहे हैं तो वो धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, वो केवल सामाजिक जिम्मेदारी ही निभा पा रहे हैं। तो इससे हमारे धर्म को, आस्था को, हमारी पारंपरिक विरासत को बहुत गहरा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज डीसी साहब को और सरकार को ये संज्ञान में देने आए हैं कि जहाँ जहाँ ऐसी समस्या है वहाँ के ग्राम सभा एक प्रस्ताव पास करके इन सभी पदाधिकारियों को हटा के जो अपने धर्म के, अपने आस्था के जो आदिवासी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, रीति रिवाज के अनुसार ही दी जाएगी, ताकि हमारी जो पारंपरिक विरासत है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। निशा जी, इस बात का एहसास कब हुआ आपको कि इस तरह की आवाज़ को उठाना चाहिए? क्योंकि जब आदिवासियों की बात होती है तो कई लोग इस मामले को लेकर सामने तो आते हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दे अब तक नहीं उठाए गए। तो आखिरकार कहाँ आपको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, अब ये मुद्दा उठना चाहिए, नहीं उठेगा तो आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? जी, जब मैं बतौर पंचायती राज निदेशक जब मैं काम कर रही थी 2023 से 2025 तक मैंने वहाँ काम किया था, तब मैं अक्सर कार्यशाला के दौरान संपर्क में आई थी और ज़मीनी स्तर से जो जुड़े ग्राम सभा के पदाधिकारी हैं उनके साथ। तो कई जगह मुझे करीब 2 साल से इस विषय की जानकारी दी जा रही है कि फलाना गांव में जो ग्राम प्रधान है वो ईसाई हैं, या दूसरे जो पाकपुर साहेबगंज है वहाँ मुस्लिम ग्राम प्रधान भी हैं। तो इस प्रकार से मुझे जानकारी दी जा रही थी और जो पाहन भी बदल गए हैं, पाहन भी अपना धर्मांतरण कर लिए हैं। तो ऐसे में जो गांव था वहाँ की आप समझ सकते हैं कि पूरी जो धार्मिक रीति रिवाज है वो एक तरह से रुक सी गई है। और जो हमारे ग्राम प्रधान हैं उनकी धार्मिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे जतरा उसी को आयोजन करना है, जो पूजा पाठ का आयोजन ग्राम प्रधान को ही करना है। देसावली पूजा हो गया, हड़गड़ी पूजा हो गया, आपका देवी पूजा और आपका स्थरना पूजा, सब ग्राम प्रधान को ही उसका आयोजन करना है। तो ये सारी जो हमारी काम है, धार्मिक प्रथाएं हैं, वो सारे उनमें ब्रेक लग गया था। तो उन्होंने ये काफ़ी दुखी थे, जो ग्राम के लोग थे वो काफ़ी दुखी थे। और मुझे हाल में खूंटी समाज से लगभग 56 गांव के ग्राम प्रधान और पाहन ने संपर्क किया और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत दुखी हैं और वो कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं इस दिशा में, लेकिन वो डरते थे। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं कानून उनके खिलाफ हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो हो सकता है किसी का अधिकार का हनन हो जाएगा। उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनके परंपरा का नुकसान, उनकी आस्था पे चोट लग रही थी। तो उन्होंने मुझे ये बातें मेरे संज्ञान में दी और जब मैंने देखा कि वो खुद हिम्मत करके आगे आना चाह रहे हैं और हिम्मत करके बोलना चाह रहे हैं, तब मैंने इस पर अध्ययन किया और मैंने पाया कि सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल में निर्णय आया है, नॉर्थ ईस्ट का निर्णय है, जो हूबहू इस विषय से मिलता है। तो मैंने उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आधार लिया, पेशा कानून का आधार लिया, संविधान के अनुच्छेद का आधार लिया और हम लोग फिर कानून के सहारे इस दिशा में बढ़े। अभी आप डीसी साहब से मिली, डीसी साहब को आपने क्या कहा कि कैसे इसको रोकने में डीसी की भूमिका हो सकती है और प्रशासन से क्या अपेक्षा करती हैं आप?
देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब इस प्रकार का कदम उठाया जाएगा तो थोड़ी हलचल होगी समाज में। कई जगह पे इसका प्रतिरोध भी होगा, विरोध भी होगा। तो ऐसे में हम लोग प्रशासन के संज्ञान में ये देना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं गांव में अगर जब विरोध हो और बात नहीं माने तो हम लोग डीसी साहब के पास ही आएंगे, उनके संज्ञान में देंगे कि ग्राम सभा का ये निर्णय है, ग्राम सभा का ये प्रस्ताव है, लेकिन वहाँ के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार के संज्ञान में देना जरूरी है कि हम लोग चाहेंगे, हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और न्याय दे। उसी तरह से जैसे चंगई सभा है, तो चंगई सभा भी जैसे गुमला ज़िले में भी बहुत हो रही है और उसके बारे में भी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि ग्राम सभा का जो निर्णय है और अनुमति है चंगई सभा के लिए अनिवार्य है। तो ये भी हम लोग डीसी साहब के संज्ञान में दे रहे हैं कि जहाँ भी चंगई सभा हो वहाँ पहले ग्राम सभा की अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय है। और अगर वहाँ के ग्राम प्रधान ईसाई बन चुके हैं तो फिर वो ग्राम प्रधान को हटाकर जो सरना ग्राम प्रधान है उनको पदस्थापित किया जाए और फिर उस ग्राम सभा से अनुमति ली जाए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है जो गांव में रहकर परिस्थितियां बदलने के कारण क्या माहौल बन रहा है, बहुत संक्षेप में जानना चाहते हैं। बताइए क्या हो रहा है। मैं इंद्रदेव भगत बलदम चट्टी से हूँ। बदलाव क्या हो रहा है इस तरह से? देखिए, मेरा बलदम चट्टी गांव में एक धर्म परिवर्तन करके आया था और आस्ते आस्ते पूरे गांव ही परिवर्तन कर रहा है। तो समाज को, आदिवासी समाज को बहुत नुकसान है। पूजा पाठ करने के लिए अभी गांव में पहान है, पुजार है और वो लोग जगह लेना चाहते हैं वैसे आस्ते और सारा गांव आस्ते उधर ही खिसक जा रहा है। तो ऐसे खिसकने से तो हमारा आदिवासी एक दिन ऐसा दिन आएगा लुप्त हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ दीदी मौजूद है। दीदी, आप बहुत संक्षेप बताइए क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? कि हमारा धर्म परिवर्तन में या समाज का, हाँ, ये जो आप लोग कर रही हैं, क्या असर पड़ रहा है गांव देहात पे, आपके समाज पे? गांव देहात में असर इसलिए पड़ रहा है कि ये जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था है जो कि रूढ़ी जन का है, वहाँ गांव में पहान है, पुजार है, महतो है। तो ये लोगों का जिम्मेवारी हुआ, सामाजिक जिम्मेवारी भी हुआ और धार्मिक जिम्मेवारी। अगर जो धर्म परिवर्तन कर चुका है वो धार्मिक जिम्मेदारी क्यों कैसे निभा पाएगा? जैसे गांव में पहान है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है और हम लोग का जो रूढ़ी जन में है कि जो अपना व्यवस्था में है उसके लिए समाज की ओर से उसको जमीन दिया जाता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो बदल जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो धार्मिक जो विधि व्यवस्था है उसको पालन नहीं कर रहे हैं, इससे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। नहीं, तो समाज में परिवर्तन, अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो ना वो धार्मिक की जिम्मेदारी है उसको छोड़ना चाह रहे हैं, ना जमीन को छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसमें तो हम लोग को नुकसान है। इसलिए हम लोग को इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग का पारंपरिक आदमी होना चाहिए। चलिए, महेंद्र जी बहुत संक्षेप में जानना चाहते, बताइए। मूल रूप से हमारी जो परंपरा रीति रिवाज में मैंने कुठाराघात हो रहा है, लुप्त होते जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम लोग बचा के रखेंगे। अस्तित्व पर खतरा है। हाँ। चलिए, तो ऐसे में आपने स्पष्ट देखा कि धार्मिक परिवर्तन होने से जो आदिवासी समाज की जो अपनी पहचान थी वो मिट रही है। और निशा जी का स्पष्ट कहना है कि जब पहचान ही नहीं बचेगी, जब परंपरा ही नहीं बचेगी तो आदिवासी कहाँ रह पाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन से आग्रह किया गया है कि इन बातों को ध्यान कराया जाए, पॉइंट वाइज, बिंदु वाइज। निशा जी ने डीसी से स्पष्ट कहा है कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब ये आंदोलन जब स्वरूप में आएगा और जब लोग इसका विरोध करेंगे तो गाँव में तनाव का ही माहौल हो सकता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि धार्मिक जो परिवर्तन हो रहा है उससे आदिवासी समुदाय पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको भांप चुकी है लोग। इसी को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। न्यूज द फॉलोअप के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in